हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टेट मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। तो आज का इसी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 22। ओवरऑल 22वां प्रैक्टिस सेट है और अगर हम देखें तो इस बुक का 15वां प्रैक्टिस है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को जूनियर स्टेट मेंस एग्जाम्स का। आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, तो जितना क्वेश्चन लगाएंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही आपके लिए जो है फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, फुल प्रैक्टिस सेट है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और एंड तक देखिए, तभी इसका जो है फ़ायदा भरपूर आपको मिल पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, और इसके पिछले वाले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहां से सारे वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया गया है हिंदी का, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन स्वरों को क्या कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगर हम बात करेंगे आंसर की, तो उन स्वरों को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है अनुनासिक स्वर। जो उच्चारण, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक के द्वारा निकलती हो उन्हें कहा जाएगा अनुनासिक स्वर। जैसे कि इसमें अंग, ये क्या हो गया, अंग हो गया। ठीक है, ये बड़ा आ के ऊपर बिंदी। ठीक है, इस तरीके से ये जो होता है ये अनुनासिक स्वर होता है। ठीक है, एक दिया गया निरानुनासिक स्वर। निरानुनासिक स्वर जो होता है, इन स्वरों में क्या होता है, उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, निरानुनासिक। ठीक है, निरानुनासिक स्वर कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ, बड़ी ई, इस तरीके से ये स्वर जो होंगे ये क्या होंगे, आपके निरानुनासिक स्वर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है। इसमें से घोष अघोष पूछा जाता है। ठीक है, घोष अघोष, यहाँ पे अगर देखा जाए तो घोष और अघोष, इसमें से घोष वर्ण बताना है कौन सा हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए घोष वर्ण कौन से होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि पहला हिंदी वर्णमाला प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा मतलब पहला दूसरा छोड़कर जो तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन होता है वो क्या होता है, घोष वर्ण कहलाता है। इसके अलावा सभी स्वर वर्ण घोष वर्ण होते हैं। इसके अलावा य र ला वा घोष वर्ण होता है और हा भी घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो का खा ये दोनों पहला दूसरा वर्ण हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आघोष में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा, आघोष में आ जाएगा। चा भी आघोष में हो जाएगा, चा छा। ठीक है, चा छा। इसी बार टा वर्ग मिलेगा टा ठा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आघोष हो जाएंगे। ता वर्ग मिलेगा तो ता था, ये भी आपका आघोष हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें डी ऑप्शन गा, क ख ग, तो तीसरा वर्ण हो गया। ठीक है, ये तीसरा वर्ण है गा, का वर्ग का, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका घोष हो जाएगा। ग घ घ, ग घ ग, ये क्या हो जाएगा, आपका घोष वर्ण के अंतर्गत आ जाएगा। तो डी ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे सही है, गा। चलिए विराम चिन्ह किसमें प्रयुक्त होता है, कब प्रयुक्त होता है। विराम चिन्ह जो इस तरीके से लगता है ये कब प्रयुक्त किया जाता है, ये जो होता है विराम चिन्ह, ये होता है जब किसी की तुलना की जाए, तो तुल्यता सूचक विराम चिन्ह है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, तुल्यता सूचक। विवरण चिन्ह कौन सा होता है, विवरण चिन्ह पता होगा, दो बिंदी एक डंडी, तो ये हो जाएगा आपका विवरण चिन्ह। ठीक है, संयोजक चिन्ह क्या होता है, तो डैश संयोजक चिन्ह होता है। लाघव चिन्ह क्या होता है, लाघव चिन्ह ये होता है। ठीक है, तो ये सभी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी इसकी सही है। शुद्ध रूप से लिखा हुआ है यहाँ पे चार दीवारी, अगर देखेंगे तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, चार दीवारी गलत है, चार दीवारी ये भी गलत है, चार दीवारी गलत है, चार दीवारी सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए निम्नलिखित में से मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी बताए। अत्यधिक जो मोटा छपा हुआ है इसका शुद्ध वर्तनी यहाँ पर बताना है, ये गलत है। अगर इसका सही रूप से क्या होता है, तो ए पार्ट में जो लिखा है ये सही रूप से लिखा है, तो ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, निम्नलिखित में से लकड़ी संज्ञा भेद का कौन सा शब्द है। लकड़ी शब्द की अगर बात करते हैं तो लकड़ी क्या है, एक पदार्थ है, मतलब कि धातु, क्या कह सकते हैं कि इसको एक वस्तु है। तो लकड़ी शब्द क्या हो जाएगा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। लकड़ी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, लकड़ी सोना चांदी पानी गेहूं लोहा ये सभी द्रव्यवाचक में आएंगे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे द्रव्यवाचक, ई ऑप्शन राइट है। चलिए सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, अगला प्रश्न है। अगर हम देखें सर्वनाम के, तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, तो ई ऑप्शन सही है इसके लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन कौन सा होता है ये भी ध्यान में रखिए। पहला होता है पुरुषवाचक, पहला क्या होता है, पुरुषवाचक होता है। ठीक है, पुरुषवाचक होता है। और दूसरा कौन सा होता है, निजवाचक,
निजवाचक होता है। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है निश्चयवाचक। चौथा कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक। और पांचवा की बात करेंगे तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक हो जाएगा। और छठवां की अगर बात करें तो छठवां क्या है? संबंधवाचक, संबंधवाचक। तो इस प्रकार 6 प्रकार के क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक में अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन सा सर्वनाम टोटल कितना होता है? 11 होता है। पुरुषवाचक में मैं और तू आता है, मैं और तू, ठीक है। निजवाचक में आप आ जाता है, ठीक है। निश्चय में यह है और वो हो, ये निश्चय हो गया। अनिश्चय में क्या आ जाएगा? कोई और कुछ, कोई और कुछ, ये अनिश्चय हो गया। प्रश्नवाचक की बात करेंगे तो कौन क्या, ठीक है, ये जानते ही होंगे प्रश्नवाचक। और संबंध, जहाँ पे संबंध बताया जाए जैसे कि जो, शो, ये सभी जो है संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सर्वनाम जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच की तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? जब दो प्राणी या वस्तु हैं उनके बीच में अगर तुलना किया जाए तो क्रिया जो होती है वो उत्तरावस्था में दिखाई जाती है, ठीक है, उत्तरावस्था में। देखिए विशेषण, ये विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। उसमें आ जाता है पहला मूलावस्था। मूलावस्था में क्या हो जाता है? इसमें विशेषण का सामान्य प्रयोग होता है, इसमें किसी के साथ तुलना नहीं किया जा सकता। जैसे कि राम एक वीर बालक है, तो इसमें किसी के साथ तुलना नहीं की जा रही, ठीक है। और उत्तरावस्था दूसरा आ जाता है जो प्रकार है उत्तरावस्था, इसमें दो व्यक्ति अथवा वस्तुओं की तुलना करके किसी एक की न्यूनता अथवा अधिकता दिखाई जाए तो उत्तरावस्था। जैसे राम श्याम से अधिक सुंदर है, तो यहाँ पे तुलना किसके साथ की जा रही है? श्याम के साथ की जा रही, बताया जा रहा है कि क्या है तो अधिक सुंदर, तो उत्तरावस्था हो जाएगा, ठीक है। उत्तमावस्था इसकी तीसरी अवस्था है विशेषण की। इसमें क्या होता है कि जब दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है और इसमें एक की दूसरी सब वस्तुओं या व्यक्तियों से न्यूनता या अधिकता बताई जाए तब वहां पे क्या हो जाता है? उत्तमावस्था। जैसे अभिषेक कक्षा में सबसे सुंदर है, राम सबसे सुंदर है, तो इस प्रकार क्या हो जाता है कि जो है इसमें उत्तमावस्था आ जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हथियाना में कौन सी क्रिया है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। अगर हम देखें हथियाना, तो हथियाना जो है बना हुआ है, ये अगर हम बात करेंगे जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? नामधात क्रिया। तो आंसर क्या है? डी ऑप्शन। जैसे कि हाथ, हाथ शब्द क्या है? संज्ञा है। अब इसको बनाया जा गया है इससे हथियाना, तो हथियाना हो जाएगा ये जो है क्रिया। और ये क्रिया किस प्रकार की? नाम धातु क्रिया हो जाएगी। जैसे लात है, लात आपकी संज्ञा है, लात से लतियाना बनता है, ठीक है, लतियाना क्रिया बनती है और ये आपका हो जाएगा नामधात क्रिया। जैसे बात है, बात शब्द से कौन सी क्रिया बन जाएगी? अगर इसको बनाएंगे तो नामधात क्रिया बनाएंगे तो बतियाना, तो बतियाना आपका क्या हो जाएगा? ये आपकी नामधात क्रिया हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न। वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना में कौन सा काल है? काल से भी एक क्वेश्चन आपको बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या है, आपको इसका अर्थ निकालना पड़ेगा और अर्थ निकाल के फिर काल को डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से काल में। यहाँ पे वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे देना, मतलब कि संदिग्ध मामला बता रहा है, मतलब संभावना बता रहा है कि वो आई हो, तो अगर वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, मतलब कि यहाँ संभावना बताई जा रही है, आई नहीं है या फिर आई है ये कंफर्म नहीं है, तो संभावना हो जाएगा। मेरी चिट्ठी उसे दे देना मतलब कि ये अगर देखें तो ये संभाव्य वर्तमान के काल का उदाहरण है। संभाव्य वर्तमान हो जाएगा वो आई हो और मेरी चिट्ठी उसे दे देना, जहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रहा हो। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? से की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण, संबोधन, कर्म, अपादान, अपादान हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अपादान से जो होता है अलग होना की अर्थ हो तब वहां पे प्रयोग किया जाता है से। कर्म का क्या होता है? कर्म का कारक होता है को, कर्म को, ठीक है। पदान अलग होने के अर्थ में से। अधिकरण की बात करेंगे तो में पर ये होता है। संबोधन में जैसे कि है, इसमें ब्याज, इसमें ब्याज लगा रहता है ना, ठीक है। तो अहे, अजी, अरे, इस तरीके से ये आपका संबोधन हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द की बात करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अग्नि, आम्र, चंचु, ये तीनों तत्सम है। अगर हम देखें तो यहाँ पे किया शब्द क्या है? तद्भव है, जिसका तत्सम क्या होता है? क्रिया, ठीक है। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है। चलिए, चंचु का तद्भव क्या होता है? चोंच,
चोंच का तत्सम चंच, बाकी आम आग ये जानते हैं। विकारी शब्द के प्रकार बताना है अगले प्रश्न में। विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो विकारी शब्द होता है 4 प्रकार का। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 4 कौन कौन सा होता है? पहला उसमें आ जाता है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा हो जाता है क्रिया और चौथा हो जाता है विशेषण। ये आपके 4 जो होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। 19 शब्द में उपसर्ग बताना है। 19 शब्द में उपसर्ग क्या लगा? उपसर्ग कहाँ पर लगता है? तो मूल शब्द के पहले लगता है उपसर्ग। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो उत उपसर्ग इसमें प्रयोग किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बाईं से दाईं ओर के विलोम शब्द से मिलाना है। यहाँ पे दिया गया है गणतंत्र का विलोम क्या होता है? गणतंत्र का विलोम, गणतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? राजतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? परतंत्र होता है। वैतनिक का विलोम अवैतनिक और दहन का विलोम शमन होता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? ए पार्ट करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मृगधर किसका पर्यायवाची है? मृगधर का पर्यायवाची किसका है बताना है। मृगधर, मृगधर को जो है ये अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 16 में, तो मृगधर किसका पर्यायवाची है? यहाँ पे शिव हो जाएगा। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, शिव के अन्य पर्यायवाची शंकर, महादेव, महेश, आशुतोष। ठीक है, आशुतोष और इसके अलावा चंद्रशेखर, ये सभी शंभु शिव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, सिंह के पर्यायवाची में शार्दुल, शार्दूल। ठीक है, शार्दूल, केहर, नासर, केसरी, माफ करिए, केसरी, केसरी के बाद वनराज। ठीक है, वनराज, वनराज के अलावा मृगराज, ये सभी जो होता है आपका सिंह के पर्यायवाची होता है। ठीक है, चंद्रमा के पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है, जैसे शशि, चंद्र, राकेश। ठीक है, मृगांक, मयंक, ये सभी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। इंदु भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। मयूर का पर्यायवाची नीलकंठ, नीलकंठ होता है मयूर का पर्यायवाची। कलापी मयूर का पर्यायवाची। ठीक है, शिखी मयूर का पर्यायवाची। केकी मयूर का पर्यायवाची। शिखंडी मयूर का पर्यायवाची। तो ये सभी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी है? मतलब कि उन शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हों। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अगर हम देखें तीसरा, अनंत कल कर। अनंत का देखा जाए तो कौन कौन से अर्थ निकलता है? अनंत का एक अर्थ आकाश होता है, अनंत का एक अर्थ अंतहीन होता है, कल का एक अर्थ कल आने वाला कल होता है, कल का एक अर्थ मशीन होता है, कर का एक अर्थ होता है हाथ, टैक्स और किरण। ठीक है, और इस प्रकार अगर हम दल, गुरु, पतंग देखें तो दल का एक अर्थ समूह या सेना, गुरु का एक अर्थ शिक्षक, एक अर्थ श्रेष्ठ और एक अर्थ भार। पतंग का क्या होता है? एक अर्थ सूर होता है। ठीक है, टिड्डी भी होता है एक अर्थ पतंग का, और होता है पतंग का एक अर्थ पक्षी। तो यानी कि इसी में जो है आपका क्या निकल रहा है? सभी के अर्थ निकल रहे हैं कोई ना कोई। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आदि व्याध शब्द युग में आदि का अर्थ, आदि का अर्थ क्या होता है? आध और व्याध दोनों अगर दिया गया है तो आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट और व्याध जब हो तो शारीरिक कष्ट। तो आदि लिखा है तो आदि का पूछा गया है तो मानसिक कष्ट हो जाएगा, और व्याध जो होता है वो क्या होता है? शारीरिक कष्ट होता है। ठीक है, शारीरिक कष्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? व्याधि कहते हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न, जिसका वर्णन न किया जा सके इसके लिए एक शब्द समूह क्या है? तो जिसका वर्णन न किया जा सके उसके लिए अवर्णनीय शब्द इस्तेमाल किया जाता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अकथनीय जिसे कहा न जा सके। ठीक है, जिसे कहा न जा सके अकथनीय। अपठनीय जिसे पढ़ा न जा सके। ठीक है, अकल्पनीय जिसे कल्पना न की जा सके। जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय होता है, जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णन होता है। तो अवर्णनीय आंसर बी ऑप्शन। चलिए शीतर्तु का संधि विच्छेद बताना है अगले प्रश्न में। शीतर्तु का संधि विच्छेद कैसे होगा? शीत प्लस ऋतु, शीतर्तु बनेगा, जो कि दिया गया है सी ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे छोटा अ और री मिलकर जो है क्या बन रहा है? अर हो जाता है। छोटा आ और री मिलकर अर हो जाता है, और ये हो जाता है आपका किस प्रकार के संधि में? तो गुण स्वर संधि का ये उदाहरण हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास की परिभाषा,
जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो वहाँ पे क्या होता है, द्वंद्व समास, और इनका विग्रह करने पर अथवा लगता है बीच में, और लगता है, एवं लगता है, इस तरीके से शब्द बीच में आते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो इनका उदाहरण माता पिता, हाइपन की डंडी भी लग जाती है इसमें, ठीक है। ऊंच नीच, तो इसमें क्या होता है, इनका दोनों पद प्रधान होता है। इसमें भला बुरा अपोजिट भी हो सकता है एक दूसरे का। कोई पद प्रधान उत्तर प्रदेश तीसरा होता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन। तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट करना है। ये किस प्रकार का वाक्य है। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा गया है, लगा हुआ, तो बेसिकली आप सभी लोग जान जाएंगे यहाँ पे क्या है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो वाक्य जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद जो होता है वो 8 भेद होता है। प्रश्नवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक हो गया, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक, इतने सारे प्रकार के होते हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव बताना है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, ठीक है। विभत्स का स्थायी भाव घृणा होता है, विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा होता है, या फिर जुगुप्सा कहते हैं इसको, इसी को जुगुप्सा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, अब मेघ मतलब बादल, बादल क्या आता है बन ठन के संवर के, क्या बादल के, इसके बारे में, जिस बारे में कहा गया बादल के बारे में, इस तरीके से बादल आता है, बनता है, ठनता है, संवरता है, कपड़ा पहनता है, बाल झाड़ता है, ऐसा कुछ है क्या। तो मतलब क्या है कि इसमें क्या किया गया, मेघ को एक सजीव मान लिया गया है, मेघ को एक मानव रूप प्रदान किया गया, मानव बनता, ठनता है, संवरता है, ठीक है। तो यानी कि जहाँ पर आपको इस प्रकार का वाक्य में अर्थ निकले, जहाँ पे कोई वस्तु को जो है संबंध उसको सजीव से जोड़कर कर दिया या मनुष्य के व्यवहार से जोड़कर कर दिया जाता है, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगले झांकना मुहावरे का अर्थ बताना है। बगले झांकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, दायित्व की स्थिति आने पर आंखें चुराना, मतलब जब काम आए तब आंखें चुराना, भाग जाना। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है। राम काव्य, राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी रामानंद। याद रखिएगा सी ऑप्शन। राम काव्य देख के आप तुलसीदास मत लगाइएगा। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत स्वामी रामानंद जी हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है, ठीक है। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित करने का काम जो है रामानंद जी ने किया था। रामानंद के गुरु का नाम क्या था, राघवानंद, ठीक है। ये हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन जो है आपके गद्यांश है, इस गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा, कुछ इस तरीके से दिया गया है। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता। जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको आंसर निकल के आएगा कि वो सपने उधार नहीं लेता। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, साहसी मनुष्य किसके समान है। तो गद्यांश के अनुसार साहसी मनुष्य जो है सिंह के समान होता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्यांश यही है, दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है। तो गद्यांश जब आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकलेगा सी ऑप्शन, मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है। लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है, तो वो हिम्मत वाले जो जीवन होते हैं, हिम्मती मनुष्य के जीवन को क्या बताया है, महान बताया है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आपके क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, जो कि है आपके रीजनिंग का है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरीके से, अगर आप लोग जो है इसका करना है तो आपका पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा और आप वहाँ से देख कर इसको करिएगा, ठीक है, सोल्यूशन सही। चलिए हम चलते हैं जीएस के क्वेश्चन। वेदों में लिखे भगवान वरुण के आवाहन संग नो वरुणा को निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। किस संगठन के द्वारा अपनाया गया है ये बताना। तो ये अपनाया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय नौसेना का ये आदर्श वाक्य है, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो, इसका ये अर्थ निकलता है। तो ये भारतीय सेना का क्या है, आदर्श वाक्य है।
और अगर हम बात करेंगे भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में किया गया था। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय नौसेना की स्थापना की गई थी। भारतीय नौसेना दिवस हर वर्ष कितने दिवस को मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी के द्वारा अगर हम बात करेंगे तो किस यहाँ पे 4 फरवरी 1922 को, ठीक है, 4 फरवरी 1922 को किसानों की भीड़ ने जो है गोरखपुर में एक चौरी चौरा नामक स्थान है, वहाँ एक पुलिस स्टेशन, उसमें आग लगा दिया, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। और इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो 1920 से लेकर 1922 तक था, इसको वापस ले लिया था। यहाँ पे होना चाहिए था, ये वापस ले लिया गया था। वापस किस घटना के कारण लिया था वापस? तो वो था चौरी चौरा घटना, जो कि कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को, ठीक है। तो आंसर क्या है? ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, जो मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है? तो उस पर्वत, कौन सा पर्वत है जिसको हाथी पर्वत कहा जाता है? तो हाथी पर्वत की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे दक्षिणी भारत का बताना है, ठीक है। इसमें से दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित है, यह है। पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा बनाता है पर्वत, मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट पर स्थित है। तो इतने सारे हिंट मिल रहे हैं, तो अन्नामलाई यहाँ पे लगा दीजिएगा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हाथी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। और दक्षिणी भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी के नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? अनाई मुडी, जो कि 2695 मीटर उसकी जो है ऊंचाई है। और ये दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है अनाई मुडी, जो कि इसी पर्वत पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। सिल्वी कल्चर से आप क्या समझते हैं? सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर जो है, इसमें क्या होता है कि वन्य संसाधनों के विकास तथा गुणवत्ता वर्धन का विज्ञान, उसको हम कहते हैं सिल्वी कल्चर। यहाँ पे वन खेती का ये विज्ञान है, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम के कीड़ों को उगाने का विज्ञान को हम कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम के कीड़ों को उगाने के लिए। मोरीकल्चर एक होता है जिसमें रेशम कीट है तो शहतूत उगाया जाता है, ठीक है। मोरीकल्चर, उसमें क्या होता है? रेशम कीट के लिए शहतूत उगाना, उसको कहते हैं मोरीकल्चर, ठीक है। विटीकल्चर, विटीकल्चर याद रखिएगा, विटीकल्चर, विटीकल्चर में अंगूर की खेती से रिलेटेड है, अंगूर की खेती यानी कि विटीकल्चर। और ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर जो है सब्जी विज्ञान है, सब्जी विज्ञान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि जो थे ये महान व्याकरणविद थे प्राचीन भारत के। ये शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित हुआ करते थे। तो आंसर सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक का नाम क्या है? तो उनका नाम है जियाउद्दीन बरनी, ठीक है। 1285 से लेकर 1357 तक ये रहे थे पृथ्वी पर, जियाउद्दीन बरनी, और इन्होंने ही लिखा था फिर तारीख ए फिरोज शाही। ये जो थे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासन के वर्णन की अपनी पुस्तक में इन्होंने किया है, तारीख ए फिरोज शाही। आंसर ए पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहां पर फांसी दे दी थी? तात्या टोपे की अगर बात करेंगे तो 1857 के विद्रोह में शामिल थे तात्या टोपे, और 1859 में शिवपुरी में इनको फांसी दे दी थी, ठीक है, शिवपुरी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न। पंचशील का नारा किससे संबंधित है? पंचशील का जो नारा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने दिया था, ठीक है। तो रिलेटेड किससे? नेहरू से है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की दी गई निम्न किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित है? दल बदल जो कानून है, विरोधी कानून है, ये अगर हम बात करेंगे तो ये 10वीं अनुसूची में स्थित है, 10वीं अनुसूची के प्रावधान में सम्मिलित है। आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक संविधान संशोधन हुआ था 52वां संविधान संशोधन 1985, तो उसी के तहत जो है जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची, ठीक है।
आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10वीं अनुसूची। और इसमें एक बार संशोधन भी किया गया, वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में इसमें संशोधन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? दल बदल पर रोक लगाकर केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना। तो ये इस समय जो है इसका संशोधन भी किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? तो अगर हम बात करेंगे ग्रेट बैरियर रीफ की, तो एक प्रवाल रचना है और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रचना है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रचना है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, जो कि ये 2500 रीफ और 900 द्वीप को मिलाकर लगभग 3,48,000 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ठीक है, यह रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप स्थित है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है मूंगे की सबसे बड़ी दीवार है। ठीक है, जो कि ये कहाँ पर है? महासागर पूछेगा तो प्रशांत महासागर लगा दीजिएगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो वो हो जाता है जल चक्र। ठीक है, जल चक्र। इसमें मुख्य चक्र में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला जो है जल रूप ही है, जो कि इसमें वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है और फिर संघनित होकर बादल का रूप धारण करके वर्षा के रूप में परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? और यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, तो बताइए किस राज्य में है? तो ये पड़ता है गुजरात में। ये दूसरा, इस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा उकाई बांध किस नदी पर है? तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ताप्ती नदी पर। गुजरात राज्य के ये सूरत जिला जो है वहीं पर बनाया गया है। ठीक है, उकाई परियोजना जो है भारत की नदी घाटी परियोजना में से एक है और यहाँ पे 300 मेगावाट की विद्युत बिजली भी जो है क्या करा जाता है, जो है इकाई लगाई गई है। ठीक है, और सबसे बड़ा बांध की बात करेंगे तो वह है सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात का सबसे बड़ा बांध है, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, और देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध हो जाएगा। चलिए, आपातानी। आपातानी जनजातियां निम्नलिखित में से किस राज्य के मूल निवासी हैं? आपातानी या फिर इनको कहा जाता है तानी जनजातियां, ये किस राज्य की मूल निवासी हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब अरुणाचल प्रदेश का एक है लोअर सुबनसिरी जिला, जीरो वैली में निवास करती है। इनकी कुल संख्या 24,608 है। इन जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? 24,608 है मात्र, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या का 2.26% आता है। ठीक है, इनकी भाषा का नाम भी आपातानी भाषा है। ठीक है, ये सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ऊष्मा अंतरण विधि से पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्रदान की होती है? पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा जो प्रदान होती है कौन सी विधि है? तो विकिरण विधि होता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऊष्मा संचरण के पदार्थ की 3 विधियां हैं, उसमें एक आपका आ जाता है चालन विधि, दूसरा है संवहन विधि और तीसरा है विकिरण विधि। चालन विधि जो होता है वो ठोसों में ऊष्मा का संचरण का माध्यम है। ठीक है, ठोस में जो ऊष्मा का संचरण का माध्यम होता है वो चालन विधि के द्वारा होता है। और अगर हम बात करेंगे ठोस पदार्थ क्या होता है? अणु बिना अपना स्थान छोड़े ऊष्मा को एक दूसरे अणु में स्थानांतरित करते हैं, चालन विधि होता है। संवहन जो विधि है ये तरलों में और गैस पदार्थ में ऊष्मा का संचारण होता है। ठीक है, जब आप पानी को गर्म करते हैं, नीचे वाला पानी गर्म होता है। ठीक है, और ऊपर वाला पानी क्या है? ऊपर वाला पानी ठंडा रहता है। अब नीचे वाला पानी, इसमें क्या होता है, जो नीचे वाले जो अणु है पानी के वो गर्म होकर ऊपर आते हैं और ऊपर वाला नीचे जाता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, इस तरीके से ऊपर नीचे। तो ये संवहन विधि द्वारा चलता है। इसमें क्या होता है, पूरा पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद विकिरण। विकिरण क्या है कि ऊष्मा के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विकिरण के लिए। तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है, पृथ्वी तक जब पहुंचता है और पृथ्वी पर इसी ऊष्मा पहुंचती है, तो उसमें कोई माध्यम थोड़ी ना है सूर्य के प्रकाश का आने के लिए, तो उसको कहते हैं विकिरण विधि। बिना माध्यम के ऊष्मा का संचरण हो रहा हो या विकिरण हो रहा, तो वहां पे क्या हो जाता है, विकिरण विधि हो जाता है। तो आंसर ए पार्ट इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगी को रेडियोलॉजिकल यानी विकिरण चिकित्सात्मक किरण परीक्षण से पहले निम्नलिखित में से कौन सा घोल पीने का निर्देश दिया जाता है? तो वो घोल होता है बेरियम सल्फेट का। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, बेरियम सल्फेट। सीटी स्कैन का प्रयोग जब करा जाता है तो एक्सरे या कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसको कहते हैं, सीटी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर टोमोग्राफी। सीटी स्कैन का उपयोग करके इसोफेगस यानी मुंह और पेट को जोड़ने वाली ट्यूब, पेट और आंत की जांच करने के लिए परीक्षण में पहले पीने का निर्देश दिया जाता है। ठीक है, बेरियम सल्फेट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में उत्पन्न वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त
मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है? GHG इसको कहा जाता है। मीथेन गैस के अतिरिक्त, मतलब मीथेन गैस तो है ही है कृषि क्षेत्र में उत्पन्न वाला, इसके अतिरिक्त और मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? तो इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड भी है, N2O जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैसें हैं, भूमि से नाइट्रोजन प्राप्त करके ऑक्सीजन से क्रिया करके ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती हैं। चलिए अगला प्रश्न, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किसकी हत्या के प्रयास के लिए फांसी दे दिया गया था? खुदीराम बोस ने कौन से ब्रिटिश न्यायाधीश की हत्या की थी? तो ये हुआ कब था? 1905 में ये कारण हुआ था। ठीक है, और उस समय अगर हम बात करेंगे तो कर्जन था वायसराय भारत का। इसने क्या किया था? बंगाल का विभाजन कर दिया था। इसने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। उसी से लोग खुद दुखी हो गए, नाराज हो गए। ठीक है, और लोग सड़कों पर विरोध में उतर आए। भारतीयों को उस समय कलकत्ता मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया था। कलकत्ता का जो मजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड, इसने क्या किया था? जब लोग प्रदर्शन किए, नाराज हुए, तो इसने कलकत्ता के लोगों को बहुत क्रूर दंड दिया, जिसके कारण जो है खुदीराम बोस जी गुस्सा हो गए और फिर इनको निपटा दिया। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा किंग्सफोर्ड। ठीक है, इन्हें फांसी कब दिया गया था? फांसी दिया गया था खुदीराम बोस जी को 1908 में। ये भी याद रखिएगा, 11 अगस्त 1908। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस जी को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी भी थे और खुदीराम बोस जी, इन दोनों ने जो है ये काम किया था, बम फेंका और जो है क्या था, ये बच गया था। ये बम फेंका गया और बच गया। और बहनी रेलवे स्टेशन पर पुलिस के घिर जाने पर प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस को जो है किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए जो है 1908 में इन्हें फांसी दे दी गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तिसैट मिशन के तहत किस वर्ष उपग्रह प्रक्षेपण का लक्ष्य है? शक्तिसैट मिशन किस वर्ष तक? तो ये किया गया है 2026 तक इसका लक्ष्य। आंसर सी आप। शक्तिसैट मिशन एक महत्वपूर्ण पहल है जो स्पेस किड्स इंडिया द्वारा शुरुआत किया गया है। ठीक है, इसके तहत 14 से 18 वर्ष की 12,000 लड़कियों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित किया जाएगा, जो कि इसका लक्ष्य है 2026 में मिस्रो के चंद्रयान-4 मिशन के तहत उपग्रह प्रक्षेपण करना। पिंक अलार्म प्रणाली की स्थापना किस जिले में किया गया था? पिंक अलार्म प्रणाली की स्थापना ये इंदौर में किया गया था, मध्य प्रदेश के जिले इंदौर में। माफ करिएगा, इंदौर नहीं है, इसका राइट आंसर है दतिया जिला। ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश का ही दतिया जिला। ठीक है, पिंक अलार्म प्रणाली दतिया जिला में किया गया था। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पिंक अलार्म प्रणाली की स्थापना की गई, जो कि एक अपने आप में एक अनोखी पहल है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस वर्ष और किस स्थान पर किया गया? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हुआ है 2025 में इंदौर में, मध्य प्रदेश में इंदौर में हुआ है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 8 से 10 जनवरी के मध्य होता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका इंदौर। माफ करिएगा, इसमें भी इंदौर नहीं सही है, यहाँ पे 2025 भुवनेश्वर सही है। ठीक है, माफी चाहते हैं उसके लिए। इंदौर में हुआ था 2023 में, ये सही है। ठीक है, 2023 में कहाँ हुआ था? इंदौर में। लेकिन 2025 का भुवनेश्वर में हुआ था, 8 से 10 जनवरी 2025 भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर अब आपके आगे कंप्यूटर कई प्रकार से डेटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर जो होता है कई प्रकार से डेटा मैनिपुलेट करते हैं, इस मैनिपुलेशन को प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। आंसर बी आप समझेगा। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा किसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है या डिस्क है। अब डेटा को प्राइमरी मेमोरी में लाकर प्रोसेस के द्वारा मैनिपुलेट अथवा प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, प्रोसेसर के द्वारा मैनिपुलेट को ही प्रोसेस कहा जाता है, तो प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है, जब आप किसका उपयोग कर रहे होते हैं तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अपडेटेड ऐप चला रहे होते हैं, और यह नियमित सुरक्षा अपडेट सुधारों को प्रकट यानी अनलॉक करता है और अति महत्वपूर्ण रूप से नवीनतम विशेषताएं और टूल्स जैसे ही उपलब्ध होते हैं उनका उपागम करवाता है। तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट अपडेट कौन सा है ये बताना। तो यहाँ पे अगर आप देखिए सर्वाधिक अपडेटेड ऐप चला रहे होते हैं और आप किस सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए, तो यहाँ पे उसका इसके लिए जो है इसमें से अगर देखा जाए तो लेटेस्ट कौन सा है? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है। ठीक है,
तो इसमें प्रस्तुत किया गया है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, ये सभी प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन का क्लाउड आधारित सूट है, तो इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है ये बताना है। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम कंट्रोल डी का प्रयोग करते हैं। किसका? कंट्रोल डी का प्रयोग। ऑप्शन में नहीं है तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऊपर में से कोई नहीं। कंट्रोल डी का प्रयोग जो होता है, इसका उपयोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आल्ट के साथ एफ जो है, इसका प्रयोग रिबन में फाइल मेनू या फिर फाइल टैब ओपन करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल एफ जो दिया गया, इसका प्रयोग हम बात करेंगे तो शॉर्टकट की है, इसका उपयोग फाइंड डायलॉग ओपन करने के लिए करते हैं। ठीक है, फाइंड डायलॉग बॉक्स जो फाइंड होता है, फाइंड करने के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसको हम कंट्रोल एफ कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप एमएस पावर पॉइंट में पहली प्रस्तुति फाइल बनाते हैं, ठीक है, पहली प्रेजेंटेशन फाइल बनाते हैं, तो डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होगा? मतलब डिफ़ॉल्ट रूप से उस फाइल का नाम क्या सेव रहता है एमएस पावर पॉइंट में? तो उसका नाम रहता है प्रेजेंटेशन 1। क्या नाम रहता है? डिफ़ॉल्ट रूप में प्रेजेंटेशन 1 रहता है। ठीक है, इसे आप बदलना चाहे तो बदल भी सकते हैं, नहीं तो ये प्रेजेंटेशन 1 प्रेजेंटेशन 2 के क्रम में फाइल सेव करता रहेगा। अगला प्रश्न, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI, जिसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में GUI में माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, तो माउस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में क्या होता है? कंप्यूटर प्रणाली में अगर हम देखेंगे तो केवल एक इनपुट डिवाइस होता है? नहीं, केवल एक नहीं होता है। केवल 2 इनपुट डिवाइस ये भी नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं, बहुत से इनपुट डिवाइसेस होते हैं, तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रणाली में बहुत से इनपुट डिवाइस होते हैं। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस एक प्रकार की विद्युत युक्ति होती है जो डेटा और निर्देश को, इंस्ट्रक्शंस को स्वीकार करके उन्हें बाइनरी रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर के प्रयोग के लायक बनाता है। जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक, फ्लॉपी ड्राइव, टच स्क्रीन, बार कोड रीडर, प्रकाशीय पेन यानी कि लाइट पेन, ये सभी जो होते हैं आपके इनपुट डिवाइसेस के नाम है। चलिए, जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है? तो जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं मतलब चालू करना, बूट करना मतलब चालू करना। तो जब आप कंप्यूटर को चालू करते हैं या बूट करते हैं तो बायोस, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करके उसे डिस्क से रैम में अपलोड करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोग करने के लिए तैयार करता है। तो ये काम होता है। आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। आंसर क्या है? ए पार्ट करेक्ट। चलिए, वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को क्या कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट्स फाइल कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन है। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .doc। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है? .docs। तो ये इसको कहा जाता है। आंसर यहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल हो जाएगा और डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में संबंध में निम्नलिखित में से चित्र में दिखाए गए डायलॉग बॉक्स का क्या महत्व है? तो इसका डायलॉग बॉक्स की बात करेंगे तो एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर टेक्स्ट का पता करने, टेक्स्ट को रिप्लेस करने एंड फाइंड एंड रिप्लेस फीचर्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखा जाए चित्र में दिखाए गए डायलॉग बॉक्स का क्या महत्व है, यहाँ पे चित्र होना चाहिए लेकिन चित्र है नहीं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 74 का यहाँ पे डी हो जाएगा। टेक्स्ट को ढूंढने और बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, कैल्क में एक वर्कशीट में अधिकतम कितनी सेल होती है? कैल्क में, लिब्रे ऑफिस का कैल्क स्प्रेडशीट जो है, इसमें एक वर्कशीट में उपलब्ध अधिकतम जो सेल की संख्या होती है वो कितना होती है? तो आप ये याद रखिएगा, ए पार्ट से है। ठीक है, 10, 73, 74, 18, 24। मोबाइल नंबर के तरीके से याद रखिएगा, 10, 73, 74, 18, 24। चलिए अगला क्वेश्चन 76, यह बताएं कि निम्न में से क्या सही है क्या गलत है? कथन सही है या गलत? गूगल एक वेब सर्च इंजन है और इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। और दूसरा है बिंग, एक वेब सर्च इंजन है, इसका मालिक गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। अब बताइए इसमें से दोनों में से क्या सही क्या गलत है? तो सबसे पहले गूगल एक वेब सर्च इंजन है लेकिन इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा नहीं चलाया जाता, ये गूगल के ही द्वारा चलाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। विंग एक वेब
सर्च इंजन है जिसका मालिक गूगल है, यहाँ पर गलती है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है संचालित और स्वामित्व भी माइक्रोसॉफ्ट ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, दोनों गलत। गूगल सर्च इंजन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है और यह इंटरनेट पर आधारित कई सेवा उत्पाद और विकसित करता है, जबकि बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्वामित्व और संचालित एक वेब सर्च इंजन है। तो इसलिए दोनों गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, पेज ऑब्जेक्ट की पेज प्रॉपर्टी क्या करती है। पेज प्रॉपर्टी किसी की प्रॉपर्टीज अगर देखना हो आपको कंप्यूटर के टर्म्स में तो क्या करते हैं, पेज और लेआउट पेजों के बीच साझा किए गए डेटा तक पहुंच जैसी प्रॉपर्टी प्रदान करता है। यानी आप पेज प्रॉपर्टी में अपनी खुद की प्रॉपर्टी को जोड़ सकते हैं, ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। केवाईसी का फुल फॉर्म पूछा गया है। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है। केवाईसी का फुल फॉर्म इनमें से अगर हम बात करेंगे 78 में तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, नो योर कस्टमर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हैकर शब्द की उत्पत्ति की अगर बात करेंगे NIT न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या बेल्स लैब, तो हैकर शब्द की जो उत्पत्ति है वो MIT से हुआ था, ठीक है। ये मशीन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हैकर शब्द का पहली बार प्रयोग 1955 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को MIT कहते हैं, इसके बैठक के दौरान हुआ था। हैकर का वास्तविक अर्थ है किसी तंत्र या प्रणाली या सिस्टम की कार्य पद्धति को जानने के लिए उसमें छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा खामियों का पता लगाकर उनका उपयोग नेटवर्क में घुसने तथा डाटा का अनऑथराइज्ड प्रयोग करने के लिए करता, उसको कहा जाता है हैकर। तो MIT यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन सही, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एक डेटा सेट पर एक मॉडल को प्रशिक्षित करके और नए डेटा पर भविष्यवाणियां करने के लिए डेटा में पैटर्न की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वो तकनीक है मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग के बारे में बेसिकली कहा गया, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। नेपाल के साथ, अब आपके आगे उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे अगर देखा जाए तो महाराजगंज की सीमा लगेगी नेपाल के साथ, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। यहाँ पे महाराजगंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार की एक बुंदेलखंड किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है, मतलब बुंदेलखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो अधिकतर है काली कपास की मिट्टी, ठीक है, काली कपास की मिट्टी, और इससे कम अगर देखा जाए तो लाल मिट्टी भी पाई जाती है। तो काली कपास हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। विजय सागर पक्षी विहार की बात करेंगे तो यह पड़ता है महोबा जिला, ठीक है, महोबा जिला, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो विजय सागर झील के किनारे स्थित है। और ये क्या है, ये एक पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है, क्या है, एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, ए पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं इनमें से। 84 में देखेंगे तो गंगा वाराणसी जो है गंगा के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही। गोमती सुल्तानपुर जो है गोमती नदी किनारे स्थित है, ये भी सही है। गोरखपुर जो है कोसी नदी के किनारे स्थित है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि गोरखपुर जो है राप्ती नदी किनारे स्थित है और अयोध्या सरयू नदी किनारे स्थित है, ये भी सही है। तो गलती कहाँ पर की गई, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं। रबी फसलों की बात करेंगे तो यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा, गेहूँ, चना, मटर, जौ, ये सभी रबी फसलें होती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे रबी फसलों की तो अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। इसमें से पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा इसमें से आ जाएगा आपका सारनाथ, ठीक है। बौद्ध सर्किट में 6 स्थान है, कौन कौन सा, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, संकिसा, कौशाम्बी, सारनाथ और कुशीनगर। चलिए, उत्तर प्रदेश के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है नोएडा में हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसकी स्थापना 1992 में किया गया था, ठीक है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न, UPSIDC का मुख्यालय कहाँ है। UPSIDC मतलब कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, इसका मुख्यालय पड़ता है कानपुर में। स्थापना इसकी कब हुई थी, 1961 में स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताना उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए, और इसको GI टैग भी प्रदान किया गया है।
वो कौन सा जिला है, तो वो है आजमगढ़। आजमगढ़ का एक स्थान है निजामाबाद, वहीं पर ये होता है सबसे ज़्यादा काम। और निजामाबाद का ये ब्लैक पॉटरी के लिए इसको जीआई टैग भी प्रदान किया गया। आजमगढ़ को नवाब आजम शाह ने बसाया था, इसी के कारण इसका नाम आजमगढ़ पड़ा। 1994 में 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का सृजन किया गया था। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि नीडा का निर्माण कब किया, यह बताना है। नीडा का निर्माण या गठन अप्रैल 1983 में हुआ था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अप्रैल 1983 में। अभी इसका नाम यूपी नीडा हो गया, यूपी नीडा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फेमस क्वेश्चन भी है, पूछा भी गया है। नैमिषारण की बात करेंगे तो सीतापुर जिले में पड़ता है। दधीच कुंड सीतापुर में पड़ता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये किस नदी के किनारे है नैमिषारण, ये भी ध्यान में रखिएगा, गोमती नदी के किनारे। ठीक है, लखनऊ भी गोमती नदी किनारे बसा हुआ शहर है। गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। गुदई महाराज जो तबला वादक हैं, इनका घराना बताना है। गुदई महाराज तबला वादक हैं, इनका घराना बताना है। तबला वादक गुदई महाराज जो थे, ये प्रमुख तबला वादकों में से एक है। इनका घराना था बनारस, ये बनारस घराने से संबंधित है। ठीक है, बनारस घराने से अन्य तबला वादक में नाम याद रखिएगा, राम सहाय, जानकी सहाय। ठीक है, जानकी सहाय, और इसके अलावा रामजी मिश्र। ये सभी तबला वादक हैं जो कि आपके बनारस घराने से संबंधित है। अगला प्रश्न, यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है। यमुना एक्सप्रेसवे की जब बात करेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है, 165.5 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 165.5 किलोमीटर। और ये ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक ये फैली हुई है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। कितने लेन का मार्ग है ये, 6 लेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था। जौनपुर में सरकी वंश के संस्थापकों ने जो है, वहाँ पे शासकों ने राज किया, तो उसका अंतिम शासक कौन था। तो जौनपुर का अंतिम शासक जो था वो हुसैन शाह सरकी था। ठीक है, इसकी स्थापना, इस वंश की स्थापना, सरकी वंश की स्थापना मलिक सरवर था जिसने किया था। सरकी वंश की स्थापना मलिक सरवर ने किया था। कब किया था, 1394 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था, जिसका वास्तविक नाम जौना खां था। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सा आगरा में स्थित है। इसमें से आगरा में इसमें से कौन सा स्थित है, तो यहाँ पे एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है ये आगरा में पड़ता है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये जो है कहाँ पर पड़ता है, मतलब हवाई वितरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान इसका हिंदी में नाम है, जो कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की एक क्या है, ये प्रयोगशाला है। क्या है ये, प्रयोगशाला है ये। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पैरासूट बनाया, हैवी ब्रेक पैरासूट, एयर क्रू पैरासूट बनाया जाता है। ठीक है, सिस्टम, पैरासूट सिस्टम से रिलेटेड हैवी ड्राफ्ट सिस्टम हो गया, एयरशिप टेक्नोलॉजी हो गया, ये सभी जो है यहाँ पे निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये सभी का है, यहाँ पे निर्माण किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये आपका पड़ता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, लखनऊ में पड़ता है। और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की बात करेंगे तो ये नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे। ठीक है, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी 1950 को रखा गया, उत्तर प्रदेश नाम 1950 में। और जब 1950 में रखा गया तब इसके जो है प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, ये बताना। संयुक्त जब बनाया गया तब इसके थे हरमस जी परोसा मोदी नाम था, जिनका कार्यकाल था 1949 से लेकर 1952। तो इन्हीं के बीच में जो है इसका नाम रखा गया था, बदलकर संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। अब देखिए 1836 से इसका नाम क्या था, उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम था 1836 में। फिर हुआ 1877 से इसका नाम उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत 1877 से बना। फिर 1902 से इसका नाम बना संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, संयुक्त प्रांत
आगरा एवं अवध, ठीक है, संयुक्त प्रांत आगरा एवं 1902। और 1937 में यहाँ से इसके नाम से 1937 में आगरा एवं अवध हटा दिया गया, फिर सिर्फ संयुक्त प्रांत रह गया। तो 1937 से संयुक्त प्रांत नाम रह गया, और फिर 1950 में जाकर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम कर दिया गया। तो ये था नामकरण की क्रम की संख्या, तो ये आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो इसने कालिंजर राज्य के विरुद्ध जो है अंतिम अभियान था। 1545 में इसने जो है आक्रमण किया था कालिंजर पर, और वहां पे क्या हुआ था, इसकी मृत्यु हो गई थी। इसने एक गोला फेंका था और गोला फटने से क्या हुआ था, गोला एक बम का गोला कालिंजर के किला पर फेंका और वापस लौट आया और फट गया, और उसकी वजह से इसकी मौत हो गई। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन हुआ है गाजियाबाद में। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में वाराणसी में स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया गया। किस महर्षि की शिक्षाओं और उपदेशों का यह प्रतीक है मंदिर? तो स्वरवेद जो है ये महामंदिर महर्षि सदाफल देव का शिक्षाओं और उपदेशों को ये बताता है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस महामंदिर को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र भी कहा जा रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना को स्वतंत्रता नहीं प्रदान की गई? तो जनजातीय स्थापना अगर हम बात करेंगे तो झांसी जिले में है। ठीक है, अक्टूबर 2023 में प्रदेश सरकार के द्वारा स्वीकृति के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज जिले में जनजातीय संग्रह की स्थापना किया गया। मिर्जापुर के तरौला, पांडेग्राम, सोनभद्र के मारकुंडी और महाराजगंज के कुनसेरवा ग्राम में संग्रहालय की स्थापना किया गया, लेकिन यहाँ पे जो है झांसी में नहीं किया गया। तो आंसर यही डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो है पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपका जो है क्या होता है, बुक भी समाप्त होता है। ठीक है, इतना ही प्रैक्टिस सेट था इसमें, जिसको हम लोगों ने देखा और डिस्कस किया। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं पूरा इसका एक संकलित करके पूरा ये भाग दे रहा हूँ, जो आप इसको देखिएगा, आपके लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा। अभी मैं कंप्यूटर का 2 चैप्टर कराऊंगा, 2 चैप्टर बाकी है उसको कराऊंगा। ठीक है, अगले आने वाले वीडियो में। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।